24 नवंबर 1971 अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक आदमी आता है और काउंटर से सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लेता है। अपना नाम बताता है डैन कूपर। उम्र थी लगभग 40 साल। हाथ में काला सूट लिए वो सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। विमान के टेक ऑफ करते ही वो फ्लाइट अटेंडेंट से एक ड्रिंक मांगता है। इसके बाद वो आंखें बंद करके बैठ जाता है और फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ती है। इस फ्लाइट में क्रू और यात्रियों को मिलाकर 42 लोग सवार थे। दोपहर 2:50 हो रहे हैं। टेक ऑफ को कुछ टाइम बीत चुका है और डैन कूपर फिर से एक बार फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है। उसे एक कागज देता है जिसमें लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है, मेरे साथ बैठ जाओ। और एयर होस्टेस जैसे ही कूपर के बगल में बैठती है, कूपर अपना बैग खोलकर दिखा देता है। देखिए, बैग के अंदर 2 सिलेंडर, कुछ तार और बटन थे और देखने में लग रहा था ये बॉम्ब ही है। देखिए, उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर भी ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी, इसलिए सूटकेस में बम को छिपा कर लाना मुमकिन था। इसके बाद कूपर ने अपना सूटकेस बंद किया और एयर होस्टेस को अपनी मांगें बताई। कूपर की मांग थी $2 लाख और 4 पैराशूट। इसके बाद एयर होस्टेस जाती है और ये बात विमान के पायलट को बताती है। पायलट नहीं चाहता था कोई भी यात्री पैनिक करे, इसलिए वो ये बात यात्रियों को नहीं बताता है। इसके बाद एयर होस्टेस को कूपर पैसे मांगने का पूरा प्लान बताता है। उसने बताया कि विमान जैसे ही अपनी डेस्टिनेशन सिएटल पर उतरेगा, वहां पर एक ट्रक विमान को रिफ्यूल करेगा। एयर होस्टेस बाहर जाएगी और $2 लाख और 4 पैराशूट लेकर वापस विमान में आएगी। इसके बाद यात्रियों को उतार दिया जाएगा और विमान फिर एक बार टेक ऑफ करेगा। इसके बाद कूपर की मांग पायलट ने एटीसी तक पहुंचाई और एटीसी ने ये बात FBI के पास पहुंचाई। ये वो दौर था जब अमेरिका आतंकवादियों के साथ नेगोशिएट कर लिया करता था, इसलिए FBI ने यात्रियों की जान बचाने के लिए कूपर को पैसे भी भिजवाए और पैराशूट भी। लेकिन पैसे देने से पहले FBI ने सारे नोटों के नंबर लिख लिए ताकि पैसे मिलने के बाद इन नोटों के सहारे उस हाईजैकर को पकड़ा जा सके। अब ये पैसा जैसे ही कूपर के पास पहुंचा, वो यात्रियों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। यात्री विमान से उतर जाते हैं। हालांकि यात्रियों को अभी भी पता नहीं था कि विमान को हाईजैक किया गया था। जब यात्री विमान से बाहर निकलकर कुछ दूर पहुंच जाते हैं, तब यात्रियों को पता चलता है कि वे जिस विमान से उड़कर आए थे, उस विमान को हाईजैक किया गया था। इसके बाद कूपर यात्रियों को छोड़ने के बाद पायलट से कहता है, प्लेन को एक बार फिर से टेक ऑफ करो। और अब की बार क्रू मेंबर और पायलट के अलावा उस विमान में केवल डैन कूपर बैठा था। अब कूपर पायलट से प्लेन को मैक्सिको की तरफ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन पायलट उससे कहता है कि वहां तक पहुंचने के लिए प्लेन में उतना ज़्यादा ईंधन नहीं है, इसलिए कहीं बीच में लैंड करके पहले रिफ्यूलिंग करनी होगी। देखिए, यहाँ पर पायलट का सोचना था कि जैसे ही विमान रिफ्यूलिंग के लिए लैंड होगा, वैसे ही डी कूपर को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन डैन कूपर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्लेन के उड़ान भरने के बाद कुछ ही समय बीता था कि कूपर ने एक बार फिर से एयर होस्टेस को वापस बुलाया। उसने कहा कि वो प्लेन की उतरने वाली सीढ़ी खोल दे, लेकिन एयर होस्टेस ने समझाया कि प्लेन का दरवाजा खोलते ही हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि हम सारे लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कूपर इस बात पर नहीं माना। वो अड़ा रहा कि प्लेन का दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। इसके बाद एयर होस्टेस उससे कहती है कि मैं पहले अपने को सीट बेल्ट से बांध लेती हूँ, क्योंकि दरवाजा खुलते ही हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसके बाद डैन कूपर एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने को कहता है। एयर होस्टेस के कॉकपिट में जाते ही डैन कूपर प्लेन का दरवाजा खोलता है और वहां से कूद लगा देता है। अब डैन कूपर पैराशूट बांधकर विमान से कूद चुका है और यहाँ कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट और एयर होस्टेस को इस बात का पता नहीं है। पायलट लगातार डैन कूपर को कॉकपिट के अंदर से संदेश भेज रहा है और बार बार आवाज लगाने के बाद भी उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। इसके बाद विमान रिफ्यूल करने के लिए लैंड करता है। तब जाकर पता चलता है कि डैन कूपर रास्ते में ही पैराशूट बांधकर कूद गया था। लेकिन वो गया कहां और वो था कौन? ये सारे सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने थे। देखिए, हाईजैकर ने अपना नाम डैन कूपर बताया था,
लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका असल नाम यही रहा हो। कूपर के फिंगरप्रिंट से भी उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। इसके बाद पुलिस ने क्रू मेंबर और यात्रियों से पूछताछ की और कुछ संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई। इन्हीं लोगों में से एक का नाम डीबी कूपर था, लेकिन डीबी कूपर असली अभियुक्त नहीं था और पुलिस ने जल्द ही उसे शक के घेरे से हटा दिया था। लेकिन जब तक ये सब होता, ये मामला हाई प्रोफाइल हो चुका था और मीडिया में डीबी कूपर का नाम फैल चुका था। डीबी कूपर डैन कूपर नहीं था, लेकिन प्रेस ने उसका नाम इतना उछाला कि इस केस का नाम ही डीबी कूपर केस पड़ गया। देखिए, आज भी ये अमेरिकी इतिहास का बहुत ज्यादा फेमस केस है, जिसे सब डीबी कूपर केस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इस केस में आगे क्या हुआ। इसके बाद भी कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन डैन कूपर का कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने कूपर के जंप करने के एरिया की पहचान करके उसके 50 किलोमीटर की दायरे में बहुत ज्यादा छानबीन की और एक खोज कई दिनों तक चलती रही, लेकिन डैन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिल पाया। डैन कूपर को पकड़ने के लिए एफबीआई ने एक सिमुलेशन भी किया। सिमुलेशन में ठीक उसी ऊंचाई से और उसी एरिया में एक 91 किलो का बक्सा हवा से नीचे गिराया गया और उस बक्से के गिरने की जगह पर बहुत ज्यादा छानबीन की गई, लेकिन फिर भी डैन कूपर का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। एफबीआई ने इसके बाद सारे तरीके अपनाए, उसके कई सारे स्केच बनाकर बांटे, लेकिन डैन कूपर का कोई पता नहीं चला। देखिए, लास्ट में एफबीआई के पास केवल एक उम्मीद बची थी। वो पैसे जो फिरौती के रूप में कूपर को दिए गए थे, उसका पूरा लेखा जोखा एफबीआई के पास था और जैसे ही वो पैसे खर्च होते वैसे ही एफबीआई को पता चल जाता। इसलिए एफबीआई ने पब्लिक में भी ये नंबर रिलीज किए थे, लेकिन कभी भी कहीं भी इन पैसों के खर्च होने की कोई बात सामने नहीं आई। देखिए, कहानी में कूपर के गायब होने के 9 साल बीत चुके हैं और मामला प्लेन हाईजैकिंग का है। इसलिए एफबीआई अभी भी 9 साल के बाद भी इस केस की जांच कर रही है। लेकिन एफबीआई यहाँ पर ये मानकर चल रही थी कि इतनी ऊंचाई से इस घने जंगल में कूदने के कारण डैन कूपर शायद मर चुका होगा, क्योंकि उसके पास एयर डाइविंग के लिए ना तो उपयुक्त चश्मे थे, ना औजार थे और ना ही उसके कपड़े ही ऐसे थे और इस बात की बहुत संभावना थी कि कूपर मर गया हो। लेकिन फिर साल 1980 आते आते एफबीआई को एक ऐसा सुराग मिला जिससे इस केस में दोबारा जान आ गई। फरवरी के एक सुबह 8 साल का बच्चा ब्रायन एक नदी के किनारे खेल रहा था और यहीं पर रेत में उसे नोटों की 3 गड्डियां मिली। उसने वो नोटों की गड्डियां अपने पिता को दी और इसके पिता तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने उस गड्डी की छानबीन की तो ये वही पैसे थे जो फिरौती में दिए गए थे। नोट बहुत ज्यादा गल चुके थे, लेकिन गड्डियां अभी भी सलामत थी। गड्डियों को कभी खोला तक नहीं गया था। देखिए, पैसे कोलंबिया नदी के किनारे मिले थे, इसलिए थ्योरी बनाई गई कि जहां पर कूपर कूदा था वहां से ये पैसे बहते बहते यहां आए हों। लेकिन कोलंबिया नदी के बहने की डायरेक्शन ठीक उल्टी थी, इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हो रही थी। इसके बाद कूपर का केस लगातार उलझता रहा। पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन डैन कूपर की शिनाख्त नहीं हो पाई। डैन कूपर की पहचान तो नहीं हुई, लेकिन बहुत से नकली डैन कूपर जरूर पहचान में आए। देखिए, इस हाईजैकिंग के 1 साल के अंदर 31 हाईजैकिंग हुई और इन 31 में से 15 ऐसे मामले थे जिनमें हाईजैकर्स ने डैन कूपर की तरह ही पैराशूट की मांग की थी। हालांकि ये सभी लोग पकड़े गए थे और इनमें से कोई भी डैन कूपर नहीं था। देखिए, एफबीआई ने लगभग 45 सालों तक डैन कूपर की तलाश की, लेकिन डैन कूपर का कोई सबूत नहीं मिल पाया। इसके बाद साल 2016 में एफबीआई ने इस केस को बंद कर दिया। डीबी कूपर कौन था? ये अमेरिकन इतिहास की एक अनबुझी पहेली है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।